हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो में यार हमने स्टार्ट किया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव फंक्शन, है ना, कि रिकर्सिवली अगर कोई कोड लिखा हो तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं एंड थोड़ी सी एग्जांपल्स और सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम अब कैलकुलेट करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब कैलकुलेट करेंगे मर्ज सॉर्ट की। मर्ज सॉर्ट याद है ना, जो कि हमने रिकर्सिवली इम्प्लीमेंट किया था। सॉर्टिंग एल्गोरिथम थी जो रिकर्सिवली हम इम्प्लीमेंट करते रहे। ठीक है, हमने कहा था ये बेटर है बाकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम से। कैसे है ये हम अब जानेंगे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली बेटर होगी बाकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम से। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो एक बारी। तो आई होप सबने एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई किया होगा। तो यार मर्ज सॉर्ट में बेसिकली होता क्या है ना। मर्ज सॉर्ट में क्या होता है, हमारे पास एक एरे होता है ना। हम उसको हाफ में डिवाइड करते हैं, फिर इस पे मर्ज सॉर्ट कॉल करते हैं और फिर इस पे मर्ज सॉर्ट कॉल करते हैं। ठीक है, ये दोनों एरे सॉर्ट, ये दोनों हाफ जो हैं वो सॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम उसको एक सिंगल एरे के अंदर सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, वही मर्ज टू सॉर्टेड एरेज, है ना। दो सॉर्टेड एरेज हैं, है ना, ये दो सॉर्टेड हाफ्स हैं, उनको कम्प्लीटली एक ही एरे के अंदर सॉर्ट करना है। ठीक है कि नहीं, यही था ना। तो ऐसे करते हैं कि मान लो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी अगर हमारे पास एन साइज़ का एरे है ना। तो वो किस पे डिपेंड करेगी। मैं कहता हूँ हमने क्या कहा था, हम फर्स्ट हाफ पे भी कॉल करेंगे, मतलब आधे एरे पे कॉल करेंगे तो उस पर हो जाएगी टाइम n/2। ठीक है, इस पर भी कॉल करेंगे तो फिर से टी n/2 और फिर उसके बाद मर्ज करेंगे। मर्ज की क्या होगी, मैं कहता हूँ मर्ज में हम क्या करते हैं, मर्ज में हम इन सबको मर्ज सॉर्टेड एज में इनको इसके अंदर डालते हैं ना, सॉर्टेड तरीके से। ठीक है कि नहीं, हम क्या करते हैं यहाँ पे एक पॉइंटर रखते हैं, फिर यहाँ पे एक पॉइंटर रखते हैं एंड उस हिसाब से हम काम करते हैं। ठीक है, तो उसकी जो आती है एक्चुअल में टाइम वो ये आएगा, है ना। कैसे आएगा एक बार मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ, किसी को नहीं समझ आएगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इसका रिकर्सिव फंक्शन बना क्या, या फिर रिकरेंस रिलेशन बना क्या टाइम के लिए, वो ये बना। ठीक है, कैसे बना मैं फिर से बता देता हूँ एक बारी, है ना। अगर इतने साइज़ का एरे है तो हम क्या करते रहे, हम एक बार ही हाफ एरे के लिए कॉल करते रहे मर्ज सॉर्ट, फिर दूसरा हाफ के लिए कॉल करते रहे और फिर हम मर्ज को कॉल करते रहे। ठीक है, तो उस हिसाब से ये रिकरेंस रिलेशन हमारे पास बन चुका है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर टी एन है तो टी n/2 के लिए क्या हो जाएगा, 2t n/4 प्लस k n/2, है ना। और यही t n/4 क्या हो जाएगा, n/8 एंड n/4। ठीक है, तो अगर इन सबको ऐड करें, एक मिनट सॉरी, इसमें 2 मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 4 हो जाएगा एंड यहाँ पे ये हट जाएगा, तो ये कट जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा Tn=4Tn/4 प्लस 2kn। ठीक है, अब Tn/4 को भी इसमें ऐड करते हैं, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 8 आ जाएगा एंड ये हट जाएगा, तो इसको भी ऐड करेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, दैट इज 8Tn/8 प्लस 3kn। कुछ पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, मैंने कहा बिल्कुल दिख रहा है। क्या पैटर्न दिख रहा है, Tn=2 की पावर x। ठीक है, 2 की पावर x या फिर 2 की पावर a लिख देते हैं, 2 की पावर a, Tn/2 की पावर a प्लस प्लस क्या, kn/a। ठीक है, ये हमारा कुछ जनरल पैटर्न बन के आ रहा है। ठीक है, अब बेसिकली जब हमारे पास एक एलिमेंट बच जाएगा एरे के अंदर तो वो तो सॉलिड ही है ना, तो हम कह सकते हैं कि T1 वो तो कुछ कॉन्स्टेंट टाइम लेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली n/2 है, अगर 1 के बराबर हो जाए तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी मैंने कहा। ठीक है, एक बार करते हैं, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा log ऑफ n। ठीक है, बेस होगा 2, तो अगर a की वैल्यू इतनी आ रही है, 2/a की वैल्यू है n। ठीक है, हम क्या कर देंगे इसमें वैल्यूज भरते हैं, 2/a की वैल्यू है n, है ना, क्योंकि n/2 है 1 है और ये k है, तो यहाँ पे हम k लिख सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या वैल्यू आई थी a की, log n। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली क्या है, Tn=kn प्लस kn log n। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, हम फॉर वेरी लार्ज वैल्यूज ऑफ n क्या डील करते हैं, है ना, तो उस केस में ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि n log n बड़ी बड़ी टर्म है ना, तो ये चीज़ नेगलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास बना गया kn log n, तो दिस इक्वेशन इज ऑफ टाइप n log n और से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n log n। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n log n। ठीक है कि नहीं, और बाकी की हमने क्या लिखी थी, n², तो दिस इज बेटर देन n²। ठीक है, n log n इज बेटर देन, सॉरी,
एन लॉग एन इज़ बेटर देन एन स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए मर्ज सॉर्ट इज़ बेटर देन अदर सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। इसी तरह हम क्विक सॉर्ट की भी निकाल सकते हैं। क्विक सॉर्ट की मैं तुम सबसे छोड़ता हूँ, ठीक है। क्विक सॉर्ट का निकालना तुम्हारा काम है, ठीक है। किसी को नहीं समझ आएगा कमेंट सेक्शन में बता देना, उसकी भी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है कि नहीं। तो आई होप ये सबको समझ आ चुका हो। एक बार फिर से देख लेते हैं। बेसिकली मर्ज सॉर्ट में हम क्या करते थे, एक कह रहे होता ना हाफ पोर्शन में स्प्लिट करते थे, दोनों पे मर्ज सॉर्ट कॉल करते थे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, एन साइज का एरिया, तो हम टी n/2 प्लस Tn/2, क्यों, क्योंकि हम 2 बारी मर्ज सॉर्ट कॉल कर रहे थे दोनों हाफ पे, ठीक है। और मर्ज के लिए हम कहते थे kn, ये भी देख लेते कैसे होती है ना। मर्ज में हम काम कैसे करते थे, मर्ज में हम क्या काम करते थे, बेसिकली हमारे पास ये एरिया होता रहा, ये पोर्शन सॉर्टेड होता रहा, सॉरी ये पोर्शन सॉर्टेड होता रहा और ये पोर्शन सॉर्टेड होता रहा, है ना। तो हम क्या करते थे, यहाँ पे इंडेक्स, यहाँ पे पॉइंटर्स रखते थे i और j, ठीक है। और उसी बेसिस पे हम क्या करते थे, हम इन पे एक हमने टेक्निक लगाई थी क्या, कि जो बड़ा होगा या जो छोटा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये आगे बढ़ जाएगा, फिर उसके रिस्पेक्टिव में ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो वर्स्ट के सिनेरियो में क्या होगा, मैं कहता हूँ वर्स्ट के सिनेरियो में ऐसा होगा कि आई एक बजे आगे बढ़ता है, फिर उसके बाद जे आगे बढ़ता है, फिर उसके बाद आई आगे बढ़ता है, फिर जे आगे बढ़ता है, ठीक है कि नहीं। तो उस केस में इसने कितना काम किया, मतलब मान लो एक इंडेक्स पे आई के काम हो रहा है के और जे के भी काम हो रहा है के, है ना। तो इसने कितने इंडेक्सेस पे काम किया, के ऑफ n/2 इंडेक्सेस पे, और इसने कितने इंडेक्सेस पे काम किया, के n/2। तो एक के n आ गया, मैं कह सकता हूँ, या फिर k1n बोल सकते हैं, कोई भी कॉन्स्टेंट ले सकते हैं ना, k1n ले सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था, एक आउटपुट एरे बनाया था, ठीक है। और उसके अंदर कॉपी करते रहे सारे एलिमेंट्स, ऐसे इसी तरह जब ये काम कर रहे थे हम कॉपी भी कर रहे थे एलिमेंट्स, है ना। मान लेते हैं उसके लिए k1n ही काम किया था, या फिर ऐसे करते हैं, जब हम पॉइंटर्स लगा रहे थे हम क्या कर रहे थे, बेसिकली हमने ये चीज़ कैसे निकाली कि मान लो एक इंडेक्स पे जाके के है, एक इंडेक्स का काम के है, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे आई आएगा, ये इस इंडेक्स को चेक करेगा और इसका कंपैरिजन होगा, फिर उसको वो इस में डालेंगे, ठीक है। तो उसका k1n आ जाएगा, मान लेते हैं हम काम। अब जब हमने इस पूरा सॉर्ट कर दिया, हमें इसको वापस से इनपुट एरे में डालना है ना। तो पूरे लूप, या फिर हम कह सकते हैं पूरा एक ट्रैवर्सल फिर से होगा, है ना। हम कह सकते हैं k2n काम हो रहा है यहाँ पे, या फिर हम कह सकते हैं k1 + k2n काम हो रहा है, एंड दिस इज सम कांस्टेंट, तो हम kn लिख सकते हैं इसको, ठीक है कि नहीं, हम इसको kn लिख सकते हैं। इसीलिए मर्ज फंक्शन की जो हमारी आती है टाइप या फिर इक्वेशन जो आती है दैट इज kn, इसीलिए हमने यहाँ पे kn लिखा और हमने इसी को फर्दर सॉल्व कर दिया जनरल तरीके से। हमारा रेकरेंस रिलेशन जो आया था मर्ज सॉर्ट के केस में वो ये था कुछ, ठीक है, वो ये था, और हमने इसी को यूज़ करके इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली है, दैट केम आउट टू बी log n, ठीक है। और जबकि बाकियों की n² थी, इसीलिए दिस इज़ बेटर देन हमारी बाकी एल्गोरिथम्स। क्यों, क्योंकि हम ये देखो कम n की वैल्यूज़ पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लार्ज n की वैल्यूज़ पे फ़र्क पड़ेगा, है ना। और उस केस में ये टर्म बहुत छोटी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू n², इसीलिए दिस वन इज़ मच बेटर, ठीक है। मेरे ख्याल से मर्ज सॉर्ट समझ आ चुका होगा, ठीक है। एक और करते हैं, हमने एक फंक्शन किया फाइंड nth टर्म ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस रिकर्सिवली, है ना, nth टर्म ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस। वो कैसे निकाला, हमने एक बेस केस रखा था क्या, इफ़ n = 0 और n = 1, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न n। वैसे हमने क्या किया, हमने सीधा रिटर्न कर दिया फैक्टोरियल ऑफ n-1, ओ सॉरी फैक्टोरियल फिब ऑफ n-1 प्लस फिब ऑफ n-2, ठीक है। मानते हैं कि इसका फंक्शन का नाम जो था वो फिब था, ठीक है। ये हमारा कुछ फंक्शन था। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है, ठीक है, इसकी कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। अब इसका रिकर्सिव फंक्शन जो आएगा, रेकरेंस रिलेशन जो आएगा, वो तो बहुत आसान लग रहा है क्या, कुछ कांस्टेंट काम हो रहा है और उसके बाद हम n-1 के लिए और n-2 के लिए कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये तो बहुत आसान लग रहा है, बट हम अगर पिछली अप्रोच की तरह चलें कि इसी से हम अपना आंसर निकालने की कोशिश करें, तो ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है। इसको थोड़ा सॉल्व करके देखना, ये एक्चुअल में फंक्शन या फिर ये रेकरेंस रिलेशन सॉल्व नहीं होता, है ना। इसमें कोई जनरल पैटर्न नहीं नज़र आ रहा, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते, है ना। बाकी में हमें कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है, उसके बेसिस पे हम सॉल्व कर देते रहे, बट इसमें हमें कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। करके देखना, इसमें कोई पैटर्न नज़र नहीं आएगा, कुछ भी जनरलाइज नहीं आएगा। तो इसको थोड़ी डिफरेंट अप्रोच से देखते हैं। होता क्या, हम जब n के लिए कॉल कर रहे हैं, सॉरी थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया,
है ना, फिर से वही बराबर नहीं, कुछ कोई बात नहीं। तो वो क्या करता है, वो n-1 के लिए कॉल करता है एंड वो n-2 के लिए कॉल करता है अलग से, फिर ये n-2 के लिए कॉल करेगा और ये n-3 के लिए कॉल करेगा और सिमिलरली ये n-3 के लिए कॉल करेगा, n-4 के लिए कॉल करेगा और ये चलता जाएगा। ठीक है, ये n-3 के लिए, फिर n-4 के लिए, और ये भी चलता जाएगा, ये भी चलता जाएगा और ये भी चलता जाएगा। बट इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है, क्या, सबसे लंबी जो होगी वो ये वाली लाइन होगी। क्यों? क्योंकि इसमें n-1 फिर n-2 फिर n-3 फिर n-4 फिर n-5। क्यों? इसमें जो टोटल नोड्स आएंगे, इसमें जो टोटल नोड्स आएंगे वो n के बराबर होंगे। मैं कह सकता हूँ, क्या कहा मैंने, इसमें इस लाइन में जो टोटल नोड्स होंगे वो n के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि कब जाके रुकेगा, है ना, n-2 n-3 के ऊपर कॉल करेगा, फिर n-3 n-4 के ऊपर भी कॉल करेगा और ये कब तक चलता जाएगा, जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता, या फिर 0 नहीं मिल जाता, 1 पे रुक जाएगा वैसे तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने आएंगे, इस पूरे पोर्शन टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने आएंगे, मैं कह सकता हूँ n। या फिर हम ये कह सकते हैं, जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया इसमें मैक्सिमम लेंथ नीचे तक कितनी आ सकती है ना, वो n ही होगी। क्या कहा मैंने, ये जो स्ट्रक्चर है, ट्री सा स्ट्रक्चर है ना, ये ट्री सा स्ट्रक्चर है, तो इसकी जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, दैट इज n, है ना, दैट इज n। तो यार ऐसे के स्ट्रक्चर में मैं कह रहा हूँ इसकी हाइट आ रही है n अभी के लिए, ये सारी हाइट यहाँ से मैक्सिमम हाइट आ रही है n। मैंने कहा ये बात हमको बिल्कुल समझ आ जाती है, ठीक है कि नहीं। अब हर नोड पे मैंने क्या कहा था, क्या हो रहा है, एक कुछ कांस्टेंट काम हो रहा है और उसके बाद वो आगे कॉल कर रहा है। हाँ, हर नोड पे क्या हो रहा है ना, हम n के लिए कॉल करते रहे तो इसके लिए कॉल कर देता रहा। तो हर नोड पे कुछ कांस्टेंट काम हो रहा है और फिर वो आगे वाले नोड्स को बुला रहा है। ठीक है, बेसिकली हर नोड पे कांस्टेंट काम हो रहा है और वो आगे वाले नोड्स को बुला रहा है, ये हो रहा है बार। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हर नोड के लिए कुछ कांस्टेंट काम हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। अब ये जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स है ना, हम अगर ऐसा कुछ कर लें कि हमको टोटल नंबर ऑफ नोड्स मिल जाए तो हम बोलेंगे k इंटू टोटल नंबर ऑफ नोड्स, है ना, नंबर ऑफ नोड्स हमारा काम कर देगा, ठीक है नहीं। मैंने कहा बिल्कुल। अब टोटल नंबर ऑफ नोड्स, अब इससे पहले कि हम इसको आगे डिस्कस करें, हम थोड़ा बिग ओ नोटेशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, बिग ओ नोटेशन बेसिकली क्या कहती है कि हम अपर बाउंड्स में बिलीव करते हैं या फिर अपर बाउंड्स के ऊपर काम करते हैं। क्या मतलब, मान लो हमारे पास अगर कोई फंक्शन था, 10n² + 2n + 3, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे 11n²। ठीक है, या फिर हम लेंगे 12n²। क्या इसका मतलब क्या होगा, हम जो भी है इससे बड़ा वाला लेंगे। इन फॉर्म ग्राफ की फॉर्म में हम क्या होगा, अगर 10n² वाले का ग्राफ कुछ ऐसे का है ना, ऐसे का है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे का होगा। क्या मतलब, ये हमेशा इससे ऊपर ही रहेगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, या फिर कैसे फॉर वेरी लार्ज वैल्यूज ऑफ n। तो हम अपर बाउंड्स में बिलीव करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, हम क्या कहते हैं, अगर हमारे पास ऐसा कुछ फंक्शन है तो हम कुछ उसका अपर बाउंड लेंगे, है ना। हमारे पास कोई ऐसे का फंक्शन है, या फिर हम कह सकते हैं an² + bn + c, इस टाइप का कोई फंक्शन है, तो इससे बड़ा कोई हो सकता है ना, कुछ kn², जो कि k जो है वो बड़ा उससे। ठीक है, तो हम इसमें बिलीव करते हैं एंड हम इसको यूज़ करते हैं। क्या मतलब, हम इसको कहते हैं बिग ऑफ n²। फिर हम अपर बाउंड्स में बिलीव करते हैं, हम ऊपर वाले को करते हैं। क्यों हम ऊपर वाले को करते हैं, क्योंकि हमें वर्स्ट केस कंपैरिजन करना होता है, वर्स्ट केस में काम करना होता है। कि खुद सोचा ना, अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ ऐसे दी, मैं ये दे दूंगा, तो ये तो वर्स्ट केस है ना, या फिर कहते हैं वर्स्ट केस से भी ऊपर है, कि इससे ज़्यादा बुरी तो नहीं हो सकती। मैंने क्या कहा, फिर से रिपीट करता हूँ, अगर मेरे पास इस टाइप की कोई इक्वेशन है एंड मैंने उससे भी बड़ा ले लिया कुछ kn², अगर मैं कहता हूँ उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है ना, तो मैं कह सकता हूँ ना कि इससे बुरी तो नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि उसकी ये तो, अगर ये उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, है ना, और मैं कहता हूँ ये है, तो इससे बुरी तो नहीं होने वाली ना, क्योंकि हर बारी इससे कम ही रहेगा। तो हम इसमें कुछ ऐसा ही लगाएंगे। बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास ट्री टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, ये है ना, ये चलता जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो हमने ऊपर भी देखा, ये ट्री टाइप का स्ट्रक्चर है, इसमें अगर सारे फिल हों, है ना, ये भी फिल हो, ये भी फिल हो, ये भी फिल हो, ये सारी फिल हो ना, हमारे यहाँ पर क्या था, हमारे यहाँ पर n तक नोट होने थे। ठीक है, बट यहाँ पे शायद उतने नहीं होंगे, या इनकी डेप्थ इतनी नहीं होगी। मैंने कहा था, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर हम एज्यूम कर लें कि सारे जो हाइट्स हैं, ये सारे लेवल्स जो हैं वो भरे पड़े हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स हो जाते हैं 2n-
टू की पावर एन, ये एन क्या है, ये एन बेसिकली क्या हाइट है इसकी ट्री की, इस ट्री स्ट्रक्चर की क्या हाइट है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अभी हमने क्या एक्सप्लेन किया कि इसकी हाइट जो है वो तो एन ही रहेगी, है ना, बाकियों की हाइट थोड़ी कम होगी, ये ही है मैक्सिमम हाइट वाला, ठीक है। इनकी हाइट जो है बाकी चीज़ों की, उनकी हाइट कम होगी। बट वर्स्ट केस कंपैरिजन में, या फिर हम अपर बाउंड का ले सकते हैं, अपर बाउंड का ले सकते हैं कि सारे बड़े भरे पड़े होंगे, है ना, ये सारे ही नीचे तक होंगे एन तक, ठीक है। हम वर्स्ट केस या फिर बेसिकली हम अपर बाउंड ले सकते हैं ना, क्यों, इसमें क्या होगा कि ये सारे नहीं भरे हुए, अगर मैं सारे भरे हुए ले लूँ, है ना, और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले लूँ तो उससे तो कम ही होंगे ना ये, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको भी मान लेते हैं कि पूरा पूरा फिल है नीचे तक, तो ये कितने लेवल्स हो जाएंगे, मैंने कहा एन लेवल्स हो जाएंगे, क्यों, हमने खुद ही कहा ये एन तक हाइट है, ठीक है। और ये एन यहाँ पे जो है ये वाला, ये नंबर ऑफ लेवल्स या फिर नंबर ऑफ हाइट या फिर हाइट होती है, ठीक है। हम एज्यूम करते हैं कि सारा भरा पड़ा है, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ नोट्स क्या हो जाएंगे ये, है ना, हमारी हाइट क्या थी, वो एन ही थी, तो ये आ जाएगा हमारा कुछ आंसर, मैंने क्या कहा था, के इंटू टोटल नंबर ऑफ नोट्स, है ना। और हमने क्या किया, हमने अपर बाउंड ले लिया, है ना, टोटल इतने नहीं होंगे, इससे कम ही होंगे, बट मैंने उससे वर्स्ट केस ले लिया या फिर उससे अपर बाउंड ले लिया। अपर बाउंड क्या कहता कि हमारे पास इतने नोट्स होंगे फिर, है ना, और हम ये लेके चलते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, दैट इज बिग ऑफ टू की पावर एन, है ना। ऑब्वियसली ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जैक्टली नहीं होगी, बट है ना, ये इसका अपर बाउंड है, मतलब कि अगर इससे ज़्यादा तो नहीं होने वाली, है ना। वर्स्ट केस में क्या होता, वर्स्ट केस में क्या होता कि यार ये सारा ही नीचे चले, ये जो एन है ये भी एन के बराबर आ जाए, ये भी एन के बराबर आ जाए, ये भी एन के बराबर आ जाए, ऐसा होने नहीं वाला। बट वर्स्ट केस में ये हो सकता है ना, उस केस में ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है नहीं। और हम क्योंकि हम वर्स्ट केस की बात करते हैं, या फिर हम यहाँ पे जब हम बिग नोटेशन की बात करते हैं, हम अपर बाउंड्स की ही बात करते हैं कि यार जो भी होगी इतनी या इससे कम ही होगी हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम क्या कहेंगे, बिग ऑफ टू की पावर एन, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हमारी बिग ओ नोटेशन है, बिग ओ नोटेशन जो हमारी है वो बेसिकली डिस्क्राइब करती है अपर बाउंड्स को, ठीक है, या फिर इसको टारगेट देते हैं अपर बाउंड्स को, ठीक है, अपर बाउंड्स को। इसीलिए हमने यहाँ पे भी क्या किया, अपर बाउंड लिया, है ना, हमने अपने तरीके से ज़्यादा नोट्स डाल दिए, इतने होंगे नहीं, बट हमने हर लेवल पे एन नोट्स डाल दिया, तो उससे हमने क्या किया, हमने अपर बाउंड बना लिया और हमने उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल ली, ठीक है नहीं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, बिग ऑफ टू की पावर एन, ये है रिकर्सिव सोल्यूशन ऑफ टाइम रिकर्सिव सोल्यूशन ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस, है ना, इन अ टर्म ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस। तो ये है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि यार अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना लॉग एन, तो ये बहुत ही औसम है। अगर हमारे पास एन है या फिर एन लॉग एन है, तो ये ओके ओके है ना। अगर हमारे पास ऐसा कुछ आ रहा है, एन स्केयर आ रहा है या एन क्यूब आ रहा है या एन की बार 4 या एन की बार 10, ऐसा कुछ आ रहा है, ये बैड होती है, दिस इज़ बैड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दिस इज़ ओके ओके एंड दिस इज़ वेरी गुड, या कह लो वेरी ऑसम, ठीक है। और अगर हमारे पास कुछ एक्सपोनेंशियल आ रही है, जैसे इस केस में आई थी क्या, टू की पावर एन या समथिंग ओ बिग ऑफ ए की पावर एन, है ना, तो दिस इज़ वेरी वेरी बैड, दिस इज़ वेरी वेरी हॉरेबल आई विल से, है ना। तो कोई भी ऐसा कोड जिसकी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको हमें हमेशा अवॉइड करना है। इवन हम इसको भी हमेशा अवॉइड करते हैं और इसको भी हमेशा अवॉइड करते हैं, ये वाले फिर चल जाते हैं, है ना। बट ये वाली तो बहुत ही हॉरेबल है, ये वाले सोल्यूशंस नहीं निकले। इसका मतलब क्या हुआ, रिकर्सिव सोल्यूशन, है ना, ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस, ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस इज़ वेरी बैड इन टर्म्स ऑफ टाइम, है ना, इज़ वेरी बैड इन टर्म्स ऑफ टाइम। क्या मतलब, अगर मैं बहुत लार्ज वैल्यूज ऑफ एन लूँगा तो ये शायद कुछ घंटे या कुछ महीनों भी लगा सकता है आंसर को निकालने में, है ना, इतना स्लो है ये कोड, ठीक है। स्मॉल वैल्यूज ऑफ एन पे तो नहीं पता लगेगा, बट लार्ज वैल्यूज ऑफ एन पे ये बहुत ख़राब होगा, है ना। और उसकी जगह अगर हम आइटरेटिव सोल्यूशन देखेंगे, है ना, इन टर्म ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस, उसका आइटरेटिव सोल्यूशन देखेंगे, उसकी तुम खुद निकालना, उसकी आएगी तुम्हें बिग ऑफ एन आती है, तो दिस इज मच 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 बेटर देन रिकर्सिव सोल्यूशन, ठीक है। तो आइटरेटिव सोल्यूशन इज मच 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 बेटर देन रिकर्सिव सोल्यूशन ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस, है ना, इन टर्म ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस अगर हम फाइंड करनी है, ठीक है नहीं। इस ये इतना मतलब ये मैं
बार बार एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि अगर मैं इससे 40th नंबर भी निकलवाऊंगा ना, इससे 40th नंबर भी निकलवाऊंगा, ये भी निकाल पाएगा। ये इतना ज़्यादा टाइम लगा रहा है, कुछ घंटों कुछ दिन लगा सकता है सिर्फ 40th नंबर को फाइंड करने के लिए, इतना स्लो है। ठीक है, तो हमें इस वाले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बिल्कुल अवॉइड करना है। इसलिए जब भी हम इन टर्म ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस करेंगे, हम हमेशा आइटरेटिव सोल्यूशन लिखेंगे, या एक और सोल्यूशन होता है, एक और अप्रोच होती है, हम उसमें देखेंगे। ठीक है, हम जब डायनेमिक प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे तो उसमें एक और अप्रोच आती है ना, जो कि इसको फिर से इतने में कर देती है, कितने में, बिग ऑफ एन में। ठीक है, रिकर्सिव सोल्यूशन को बिग ऑफ एन में कर देती है। बट रिकर्सिव सोल्यूशन जो हमने अभी देखा है दैट इज़ वेरी वेरी बैड, और हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।